नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट डिफेंस क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी चाय की चुस्कियों के साथ में, ठीक उसी प्रकार से उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम एक बात करेंगे। जो नोटबंदी की गई थी उसके बाद में जो इश्यूज क्रिएट हुए थे और लोगों ने कहा कि ये जो नोटबंदी है ये सही नहीं की गई, इसमें कुछ कमियां रही और जो है जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए थे उनकी प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर आरबीआई को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके लिए लगभग 57 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में 2016 से लेकर 2022 तक याचिकाएं दायर की गई थी। उसी के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और ये कहा है कि जो ये आपने जो डीमोनेटाइजेशन किया था ये बिल्कुल वैलिड है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया, जिसमें 4 जज इस फैसले को लेकर सहमत थे और हालांकि एक जज ने अपनी असहमति इस फैसले के ऊपर जताई है। तो साथियों, इसी क्रम में क्या था फैसला, क्या डीमोनेटाइजेशन कब किया गया था, पहले कब हुआ था, क्या कौन सी शक्ति है, आरबीआई का कौन सा एक्ट इसके लिए काम करता है, क्या हमने इससे पाया और क्या हमने इससे खोया, इन सभी की चर्चा इस चाय की चुस्कियों के साथ में चाय की चुस्कियां लेते रहिए, मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। चलो साथियों, सभी का स्वागत है। क्लास को अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हो आप, जिससे कुछ बातें जो है वो भी जाने और कुछ मैं भी आपसे जानूं। तो देखो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर, क्या है मुद्दा, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं और ख्याल करते हैं उस रात का जब 8 नवंबर का तारीख था। शाम को 8 बजे एक खबर आती है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब एक खबर प्रसारित करते हैं कि आज के बाद में आज रात 12 बजे से, मेरे भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से क्या होने वाला है, 500 और 1000 के नोट बंद होने वाले हैं। ये खबर देश दुनिया को स्तंभ करने वाली और भारत के अंदर 130 करोड़ की आबादी के देश को स्तंभ करने वाली थी। लोगों की रातों की चैन हराम हो गया, रातों की नींद हराम हो गई और लोगों को लगा कि ये क्या हो गया है। हालांकि सरकार ने जो है 55 से 56 दिनों का समय पूरा दिया था कि आप जो है बिल्कुल सेटल हो जाओ। उद्देश्य ये था कि काला धन जो है वो बाहर आएगा, उद्देश्य ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग रुकेगी, उद्देश्य ये था कि आतंकवादियों के पास में जो है भारतीय मुद्रा नहीं होगी तो आतंक का प्रसार कम होगा, कुछ इस तरह की बातें। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि अर्थव्यवस्था को केसलेस बनाया जाए, यानी केस में लेन देन की बजाय जो है हम इसे क्या करें, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके आए। ये कुछ खास बातें थी आपके 8 नवंबर 2016 के पीछे जो स्पीच था, जो काम किया गया था उसके पीछे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, क्या होता है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, विमुद्रीकरण का मतलब ये होता है, नोटबंदी का मतलब ये होता है कि जो आज वैध मुद्रा आपकी जेब में है, सरकार आरबीआई एक्ट 1934 1934 के माध्यम से शक्ति रखती है कि वो डिस्कशन करने के बाद में उसे लगता है कि ये मुद्रा बंद करने से इतने फायदे होंगे तो उसको इनलीगल डिक्लेयर कर सकती है। क्या कर सकती है कि अब जो ये 500 हजार का नोट है ये क्या होगा, ये नहीं चलेगा, आज से इसकी मान्यता समाप्त करते हैं। तो ये एक इसका बेसिक सीधा मतलब होता है। तो आइए जानते हैं इसी कड़ी में 8 नवंबर 2016 की घटना, जिस पे चर्चा हो जो है आज हो रही है 2023 में। देखिए, एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें देश की सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर देते हैं। यानी अब ये जो है ये वैधता समाप्त कर देंगे कि भाई अब इनलीगल है इनको चलाना और इनको रखना जो है क्या है, इनलीगल है, आप जो है इनका यूज नहीं कर सकते। विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन से तात्पर्य ऐसी आर्थिक गतिविधि से है जब सरकार बाजार में प्रचलित मुद्रा जो कि आपकी जेब में है, आपके बैंक में है, आपके पॉकेट में है, ठीक है, को कानूनी तौर पर बंद करते हुए उसके स्थान पर नई मुद्रा को परिचालन में लाती है। तो 500 और 1000 के नोट बंद किए हमने और 500 का नोट नया लेके आए, 1000 का नोट अभी नहीं आया है और 2000 का नोट आया है। बहुत बड़ा ही अच्छा सा नोट है 2000 का, ठीक है ना। लोग बहुत इसके पीछे भागते हैं कि ऐसे नोट हमें बहुत सारे मिले। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो है जिंदगी को बढ़िया तरीके से जीते हुए आगे बढ़िए, सब कुछ सही होगा, बस ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आगे देखिए, विमुद्रीकरण की नई मुद्रा से वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। विमुद्रीकरण की गई मुद्रा से, यानी जब 500 हजार के नोट बंद कर दिए तो अब वो इनलीगल हो गए हैं, उनको बाजार में कोई नहीं लेगा। क्योंकि जब आरबीआई कहता है कि मैं धारक को 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी अगर उस नोट को कोई नहीं लेगा तो आरबीआई बोलता मैं लूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है, इस नोट का 1000 की कीमत है, मैं देता हूं 1000 रुपए आपको।
ठीक है। अब आरबीआई कह रहा है कि नहीं, आज के बाद नहीं, तो इसका मतलब अब वो चीज रिजेक्ट हो गई है, उससे क्रय विक्रय में आप उसे प्रयोग में नहीं ले सकते। विमुद्रीकरण को प्राय कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, यानी जब इनलीगल टैक्स चोरी होती है, ब्लैक मनी लोग इकट्ठी कर लेते हैं, इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि उनका टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनका टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस इनकम के बारे में पता नहीं होता, तो इस प्रकार का धन ब्लैक मनी या काला धन कहलाता है। लोग बहुत ज्यादा मात्रा में काला धन इकट्ठा करते हैं। अब मान लो जैसे ही नोटबंदी हमने करी और मान लो मेरे पास ही 500 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो है 1000 के और 500 के नोट, अब ये नोट बंद हो गए, अब मैं क्या करूंगा? सरकार मुझे कह रही है कि आपके पास में 50 से 56 दिन का टाइम है, आप इन नोट को चेंज करवा लीजिए, हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चूंकि वो मेरे पास जो 500 करोड़ रुपए था वो ब्लैक मनी था, काला धन था, मैंने उसका टैक्स नहीं चुकाया। अब मैं जैसे सरकार के पास में वो पैसे लेके जाऊंगा बैंक के पास में कि ये चेंज करने हैं, तो बोले कि पैसा कहाँ से आया? बोला साहब यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो टैक्स दिया? बोला हाँ साहब, तो ओके है। नहीं टैक्स दिया तो हम टैक्स ले लेंगे और वो पैसे भी जब्त कर लेंगे और बाद में मुझे जेल में भी डाल देंगे, है ना। बहुत सी घटनाएं हैं। तो ब्लैक मनी को आउट करने का एक अच्छा तरीका माना जाता है और टैक्सेशन को सुधारने का एक अच्छा तरीका भी ये बताया गया है। कालाधन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। कालाधन क्या होता है? ऐसी इनकम जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं हो और इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं चुकाया हो, अगर आप टैक्स चुकाने लायक हो। ठीक है, मान लो 2 लाख कमा रहे हो तो क्या टैक्स चुकाओगे? 25 लाख कमा रहे हो, टैक्स देना पड़ेगा ना भाई। टैक्स नहीं दोगे तो ब्लैक मनी है, टैक्स दोगे तो आप ऑनेस्ट जो है एक गुड सिटीजन हो आप इस कंट्री के, जो कंट्री का भला चाहते हो। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं किया तो वो जितना भी मनी है वो सारा ब्लैक मनी होगा। ध्यान रखना, टैक्स नहीं लगता एग्रीकल्चर इनकम पे। आगे बढ़ते हैं। क्या इसके एम थे, क्या इसके ऑब्जेक्ट थे? ऑब्जेक्ट ये था काले धन को समाप्त करना, नकली नोटों का प्रचलन को समाप्त करना और इस अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना, केसलेस इकोनॉमी जो है बनाना। केसलेस इकोनॉमी बनने से क्या फायदे होते हैं? जो भी मैं ट्रांजैक्शन करूंगा वो सरकार की नजर रहेगी, इनकम टैक्स की नजर रहेगी कि इतना ट्रांजैक्शन हुआ, इतना हुआ है, तो इससे पूछो तो सही पैसा आया कहां से? पैसा आया, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो टैक्स दिया? हाँ दिया, तो ठीक है। नहीं दिया, पकड़ो, सीधी बात है। ठीक है, तो कैशलेस इकोनॉमी के बहुत सारे फायदे हैं। जेब में कैश नहीं रखना पड़ेगा, आप टेंशन मत लो। जेब में कैश, जो जेब कटेगी नहीं, कट भी गई तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ आपका मोबाइल में है या आपके पास जो पिन है उनके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ो। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? करप्शन एंड ब्लैक मनी, ठीक है ना, ये नहीं होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। फेक करेंसी प्रिंटेड नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटी जिसके पास में ये मनी है, जैसे ही हमने मान लो किसी इंडियन मुद्रा है, किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास में 1000 करोड़ रुपए का बैंक पड़ा है उसके पास, हमने ये मुद्रा बंद कर दी। मुद्रा बंद करते ही वो 1000 करोड़ रुपए जो उसके आतंकवादियों के पास पड़े हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? रद्दी हो गए, कागज हो गए, कोई नहीं लेगा उनको, कोई नहीं लेगा उनको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास में वो लेने आएंगे तो बोलेंगे हाँ भाई कहाँ से लाया? यहाँ से लाया, टैक्स दिया नहीं, पग यहाँ से पकड़ो इसको। आई बात समझ में? तो ये वाली बात होती है। आगे देखो, अब देखो फेक करेंसी जो होती है ना, जो ऐसी मुद्रा जो नकली होती है, तो उसको भी ये रोकने के लिए काम में आती है। जो है ब्लैक इकोनॉमी है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं, है ना। और प्रिवेंट फेक करेंसी एंड टेररिज्म, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। ये इसका डीमोनेटाइजेशन का क्या था? एम था, उद्देश्य था। इसके अलावा और कुछ ऐसी खास बात, हवाला कारोबार रोक सकते हैं, फेक करेंसी रोक सकते हैं, जिससे टेररिस्ट एक्टिविटी और नक्सलाइट एक्टिविटीज जो है वो कम होती है थोड़ी। और इससे और क्या हो सकता है? डिजिटल लेन देन हो गया, केसलेस इकोनॉमी हो गई, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। आगे देखो, अब दिमाग में सवाल आता है कि 2016 के अंदर सितंबर के अंदर जब रात को 8 बजे खबर सुनी थी, तो भारत के लोगों ने इससे पहले भी ऐसी खबर सुनी थी क्या? जी हाँ, इससे पहले भी ऐसी खबरें सुनी गई थी। कितनी बार? 2 बार। 2 बार कब? तो ये देखिए 2 बार कब। ये न्यूज जो है 1947 का पेपर होगा, 1946 का जो है ये न्यूज़पेपर है, तो उस समय जो है ये किया गया था। तो ये देखो, क्या इससे पहले भी कभी डीमोनेटाइजेशन हुआ है? बिल्कुल, अभी मैंने आपको न्यूज की कटिंग दिखाई और क्या कह रहे हैं, 1946 में, 1946 में, जब हमारे हाथ में ज्यादा चीजें नहीं हुआ करती थी, तब 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को बंद किया। यानी हिंदुस्तान में 1946 में 10,000 का नोट चलता था। आगे देखो, दूसरा 1978, जब हम आजाद हो चुके थे, उसके बाद की बात है, 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद किया। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे श्री मोरारजी देसाई साहब, आपके इंडिया में। 1946 में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अब 1978 में किसने? श्री मोरारजी देसाई साहब के समय में ये जो है चीज की गई थी। उसके बाद फिर एक दौर आता है 2016, 500 का नोट, 1000 का नोट, रात को 8 बजे घोषणा होती है कि 12 बजे बाद इनलीगल हो जाएंगे।
और नोटों को बंद किया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पीच रहा। उम्मीद है चीज आपको समझ आ रही होगी। इसके बीच में कुछ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्ट टैक्स है उसको और यूनिफाइड करने की, उसमें सुधार करने के लिए 1970 के अंदर एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है वांचू कमेटी। क्या नाम है? वांचू कमेटी। पूछा जाए कि वांचू कमेटी का रिलेशन किससे है? डायरेक्ट टैक्स से है, प्रत्यक्ष कर से है। 1970 के अंदर उसने सुझाव दिया विमुद्रीकरण का, लेकिन ये बात लीक हो गई थी। तो लीक होने की वजह से इसको क्या किया भाई, कोई बात लीक हो गई तो वो अपने उद्देश्य पूरे ही नहीं कर पाएगी ना। जब पूरे ही नहीं कर पाएगी तो फिर क्या मतलब उसका करने का, इसलिए उसको नहीं किया। यानी अब तक 3 बार 1946 हटाओ इसको, 2 बार आफ्टर इंडिपेंडेंस 1978 और 2016। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। इसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या पॉजिटिव इसका कोई व्यू है क्या? बिल्कुल है। भ्रष्टाचार, करप्शन जो है रुकेगा, नोटों की छपाई पर लगाम, नकली नोट नहीं बनेंगे, आतंकवादियों के द्वारा इन उच्च मूल्य नोटों का प्रयोग पर रोक लग जाएगी, काला धन संचित करने पर भी रोक लग जाएगी। यह कुछ जो है आपके ब्लैक मनी को रोकने के लिए भी काम में आता है। नोटबंदी काले धन पर एक अभूतपूर्व हमला था। इसने बेहतर कर अनुपालना यानी टैक्सेशन में सुधार करने के लिए और इकोनॉमी को डिजिटल बनाने की दिशा के अंदर महत्वपूर्ण काम किया है। विमुद्रीकरण लागू होने के बाद पहले 4 महीनों में ही 900 करोड़ रुपए की अघोषित जो है अघोषित आय जो है जब्त की गई। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है जब्त की गई, कितने की? 900 करोड़ रुपए की, पहले 4 महीने के अंदर। ये कुछ खास बात है इसकी। आगे बढ़ो। विमुद्रीकरण के बाद पिछले 3 वर्षों में लगभग 3,950 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। कितने की? 3,950 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। उसके बाद देखो, ऑपरेशन क्लीन मनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरण करने में, चेंज करने में मदद करी है। उसके पहले नोटबंदी के पहले मैं भी डिजिटल यूज नहीं करता था, लेकिन उसके बाद करने लग गया। तो मैं नहीं, आप खुद से सवाल करिए, आप खुद भी यही जानेंगे कि हाँ मैं भी नहीं करता था यार, अब करने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ट्रांजैक्शन और ज्यादा ठीक हो गया। आपके खुद के ऊपर रिस्क नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर आप इनलीगल कमाते हो और खर्च करते हो इनकम से ज्यादा, तो सरकार को पता भी रहता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें होती है। तो ये 500 का नोट और 2000 का नोट, कई बार एक जो है ऐसे शुरू में बात आई थी कि मोदी जी ने क्या किया है, 2000 के नोट के अंदर एक चिप लगा दी है। कुछ इस तरह की घटनाएं भी, इस तरह की मजाक भी बहुत ज्यादा सामने आए। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे क्या करें, कुछ तो कर ही लेते हैं, वो वाली बात है। नोट बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो है कि जब एक चला जाता है दूसरे के पास में, तब याद आता है कि यार पहला वाला ठीक था। ठीक उसी प्रकार से अब कहते हैं यार पहले वाला नोट बढ़िया था यार, अरे भाई ये खराब नहीं है, ये खराब थोड़ी है, ये भी नोट बढ़िया ही है, कमाओ आप तो। ठीक है, नकली नोट या जाली नोटों का प्रचलन में बंद करना विमुद्रीकरण का दूसरा बड़ा लक्ष्य था, सबसे दूसरा बड़ा टारगेट था। 2016 में 6.32 लाख नकली टुकड़े जब्त किए गए थे 2016 में। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार अगले 4 वर्षों में देश में कुल 18.87 लाख नकली नोट जब्त किए गए हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं, याद नहीं रखने हैं आपको, याद नहीं रखने हैं आपको, तो देखना है क्या होता है, क्या हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ है। विमुद्रीकरण नेगेटिव क्या है? आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार लगभग पूरा धन 99% से अधिक जो अमान्य था बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया। विमुद्रीकरण के समय अमान्य किए गए नोटों की कीमत 15.41 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए। यानी छपाई का खर्चा भी अब सरकार के ऊपर ज्यादा हो गया, जबकि सरकार को उम्मीद थी कि कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बैंकिंग प्रणाली से बाहर हो जाएगा। यही वजह थी जिसकी वजह से इतने बड़े डेयरिंग डिसीजन को लिया गया पीएमओ के द्वारा। बात समझ में आ गई? और ऐसी कुछ घटनाएं जब लगता है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है, कुछ ऐसे इश्यूज सामने आ रहे हैं, ब्लैक मनी पैरेलल चल रही है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट की इनकम नहीं है, गवर्नमेंट का खर्चा लगातार बढ़ता है, आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है लगातार बढ़ रही है। तो इन चीजों को रोकने के लिए कई बार ये उपाय बहुत ही ज्यादा सकारात्मक और बेहतर साबित होते हैं, जब पूरा का पूरा सिस्टम ईमानदारी के साथ कार्य करे और इन चीजों को लागू करे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमुद्रीकरण के समय जमा धन से जुड़े विधिक और व्यवहारिक पहलू। लोगों ने कहा कि हमारी शादियां हैं और शादियों के 10 दिन पहले ही जो है आपने ये नोट बंद कर दिए। हमारे पिताजी ने तो 20 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे थे, केस 25 लाख रुपए इकट्ठे कर रखे थे, 50 लाख इकट्ठे कर रखे थे, अब कहां से बदलाएं? समस्या होगी ना, 10 दिन बाद में शादी है घर में, कैसे करोगे? बहुत लंबी लाइन लगी है। शुरू के अंदर 2000 रुपए ले सकते हो आप एक हफ्ते में, ठीक है, हालांकि 56 डेज का टाइम था, लेकिन काम तो आपके माथे पे आ गया ना। तो इसको लेकर कई बार इश्यूज क्रिएट होते हैं। कई बार फोटो भी आई होगी, राहुल गांधी जी लाइन में लगे हुए हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी, उनकी भी एक बार फोटो आई थी कि वो भी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। और उनके ऊपर उनकी जो चीजें हैं वो मैंने, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो मैंने आपको बताया। काम करो बुद्धि से, और काम मतलब उनका ये वो था, एक कोट था कि काम जो है वो बुद्धि से करना चाहिए और जो शरीर को अच्छा खा के स्वस्थ रखना चाहिए, ये उन्होंने बात बताई थी। और ये कहा था रिश्वत कभी नहीं लेना, उसी की वजह से आप देख लीजिए कौन कहाँ बैठा है। देखो, मात्र 200 रुपये प्रतिदिन, 20,000 की साप्ताहिक निकासी, शादी हो, बीमारी हो, वो अन्य चीजें हो, इनको लेकर जो है इनके ऊपर ये आरोपित कर दिया कि 10 दिन बाद शादी है, अब आप इतना रुपए ले सकते हो। थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए, लेकिन क्या होता है, ऐसे स्ट्रेस देश के लिए, कंट्री के लिए झेलने पड़ते हैं कई बार, ठीक है ना। और झेलना नहीं वो तो बढ़िया बात है, आप उस चीज के जो है देखने वाले बने कि जब आप भी कह सकते हो कुछ सालों बाद में कि यार हमारे समय में ऐसा हुआ था, नोट बंद हो गए थे भैया रात को 8 बजे, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। आगे बढ़ो। भारत में जो ग्रामीण बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, उनको भी राइट्स नहीं दिए थे कि आप जो है ये नोट जमा करो और वापस लो, ठीक है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी कम थी उस समय थोड़ी। आदिवासी, खाता विहीन व्यक्ति, मंदबुद्धि, बेघर, पहचान पत्र विहीन लोगों के साथ जो है सही नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास में इतना पैसा होता है और वो कहाँ चेंज कराएं, कैसे चेंज कराएं, क्योंकि जब नोट चेंज कराने जाते थे तो आधार कार्ड लगता था साथ में। अब ये कहाँ, जिनका आधार कार्ड नहीं है वो क्या करें, वो फिर दूसरों को देते कि आप चेंज कराओ। तो इस तरह के कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, हालांकि ये सामान्य बातें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, नेपाल के अंदर जमा 3.5 करोड़ के भारतीय नोटों के विनिमय के अनुरोध को आरबीआई द्वारा ठुकराना एवं सांस्कृतिक रूप से व्यवहारिक लेन देन पर आधारित नेपाल में 10,000 करोड़ की प्रचलित भारतीय मुद्रा को हवाला का धन मानना अनुचित था। देखो, अब कल हमने देखा था नेपाल और इंडिया के बीच में क्या इश्यू है, सुगोली संधि, 1950 की मित्रता संधि, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाथुरा जैसे विवाद, ठीक है, महाकाली नदी जैसे विवाद। तो ये जो चीजें हैं, अब देखो 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ के नोट नहीं लेंगे हम। अरे भाई थोड़ा इश्यू हो गया ना, हालांकि बाद में सब कुछ सेटलमेंट हो गया, लेकिन ये चीजें जो है कई बार इश्यू क्रिएट कर देती है। देख सकते हैं सिचुएशंस एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया इन 2016, ये वाली स्थितियां रही थी। लोग जो है लाइन में लगे थे, कतारों में लगे थे लंबी लंबी, 2,000 रुपये पर डे और 20,000 रुपये आप सप्ताह से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है ना, अभी सप्लाई नहीं हो पा रही पूरी तरीके से। सप्लाई होने के बाद फिर ठीक है, आज तो आप कितना भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस पावर से, यानी किस शक्ति से नोट वापस ले सकती है, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) के तहत आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत के गजट में अधिसूचना जारी करके किसी भी सीरीज और मूल्य वर्ग के नोट को वैध मुद्रा के रूप में निरस्त कर सकती है, कि अब जो है ये वैध मुद्रा नहीं रहेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब है, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26(2) कोष्टक 2, ठीक है, इसके तहत जो है ये काम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई। आरबीआई एक्ट 1934 याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं। अब इसको चुनौती दे दी गई और संवैधानिकता पूछी गई कि भाई आपने किसके तहत ऐसा काम किया है। रिजर्व बैंक नोटबंदी के फैसले पर जवाब मांगा, ऐसी बहुत बातें हुई, फिर जो है चीजें आगे बढ़ती रही और अंतिम रूप से वो समय आ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने वो बातें कही जो हमें जानना जरूरी है, और भारतीय न्यायपालिका किस तरीके से जो है इस इश्यूज को सोल्व कर पाई, ये भी देखते हैं। अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा था, और अब तक लगभग 57 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी थी इसको लेकर। कोर्ट ने कहा, अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट ने कहा कि आरबीआई एक्ट की धारा 26 में एक शब्द है, कोई भी शब्द का प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब क्या है कि उस संदर्भ में कहा कि किसी मूल्य वर्ग की सभी सीरीज का विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरबीआई एक्ट की धारा 26 में किसी भी, एक शब्द है किसी भी का उल्लेख है और सभी का नहीं, यानी आप सभी को बंद नहीं कर सकते, ये वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कोई भी है ना, इसका कोई प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता कि केवल ये होगा, ठीक है ना। ये उसके ऊपर दिमाग पे और उसके समय की स्थिति पे निर्भर करता है। आगे देखो, कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह प्रस्ताव केंद्र की ओर से लाया गया था। प्रस्ताव जो है आरबीआई के माध्यम से भी आ सकता है, जो आता है, और केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रस्ताव आरबीआई जा सकता है। रिसर्च होता है, बात होती है, चीज होती है, उसके बाद में चीजें देखी जाती है, कैसे क्या होगा, सब चीजें वेल मैनेज सेटअप करने के बाद ऐसा डिक्लेरेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस बात केवल इसलिए गलत नहीं ठहरा सकते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह प्रस्ताव केंद्र की ओर से लाया गया था। केंद्र सरकार को आरबीआई से चर्चा के बाद फैसला लेने का अधिकार है।
ये स्पष्ट कहा आपके सर्वोच्च न्यायालय ने कि भाई ऐसी बात है। न्यायमूर्तियों ने कहा कि केंद्र और आरबीआई के बीच 6 महीने तक इस पर चर्चा की गई थी, इसलिए निर्णय प्रक्रिया को भी गलत मानना ठीक नहीं है, गलत नहीं है। ठीक, यानी जो निर्णय प्रोसेस आपने, जो डिसीजन प्रोसेस फॉलो किया है, इसको भी हम गलत नहीं मान सकते, क्योंकि 6 महीने तक इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसला लेते समय अपने की प्रक्रिया में कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए फैसले को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रहा इस सवाल पर कि इसके लिए लोगों को समय नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा लोगों को नोट बदलने के लिए 52 डेज का टाइम दिया गया था। हमें नहीं लगता कि ये कहीं से भी गलत है। भाई नोट बदले ना, हम आपको दे रहे हैं वापस, सरकार 52 दिन के अंदर पूरे आपके नोट चेंज करवा लो। ब्लैक मनी है तो आपकी दिक्कत है ना, गवर्नमेंट की दिक्कत थोड़ी है। ये तो ब्लैक मनी नहीं है तो आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो समय दिया गया था, हमें नहीं लगता कि ये गलत था, बिल्कुल ठीक था मामला। अब देखो ये पूरा का पूरा जो है अखबारों की चर्चा बनी हुई है। 5 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया था, इसके अंदर 4 जज जो है सहमत थे, हालांकि एक जज ने अपनी असहमति जाहिर करी थी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीति होने के कारण निर्णय को नहीं पलटा जा सकता, क्योंकि अगर हम अब कैंसिल भी कर दें तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भारत सरकार को होगा। सुनवाई के दौरान सरकार की बात रखते हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कहा कि नोटबंदी एक ऐसी आर्थिक नीति है जो कई बुराइयों को दूर करने के लिए बनाई गई है। ये देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी अगर ये बात कर रहे हैं। 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से फैसला सुनाया, यानी 4 जज जो है इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनाया फैसला न्यायमूर्ति S.A. नजीर की अध्यक्षता, इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के अंदर लिखने में भी S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली कमेटी या बेंच ने, संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। क्या नाम है? S.A. नजीर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ो। शीर्ष अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना के द्वारा सुनाया गया, यानी दूसरे जज का नाम क्या है? B.R. गवई और न्यायमूर्ति श्री B. नागरत्ना के द्वारा यह फैसला सुनाया गया। न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना ने इसमें असहमति जताई। अब भैया अब वो बात आ गई कि भाई असहमत जताई क्यों, क्या बात है भाई? पीठ में जस्टिस गवई और नागरत्ना के अलावा जस्टिस नजीर और A.S. बोपन्ना और B. रामा सुब्रमण्यम, ये जो है 5 जजों की पीठ थी, जिसमें से इन्होंने असहमति जताई। न्यायमूर्ति P.V. नागरत्ना ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं और इनको जो है प्रक्रिया उस हिसाब से होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से फैसला आया है, केंद्र सरकार की तरफ से प्रपोजल आया है, जबकि आरबीआई एक्ट ये कहता है कि ये प्रपोजल जो है किसकी तरफ से आना चाहिए? आरबीआई की तरफ से आना चाहिए, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो फिर प्रपोजल आया है, डिस्कशन हुआ है, 6 महीने तक जो है गतिविधियां चली है, रिसर्च किया गया है, सोचा गया है, समझा गया है, देखा गया है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, उसके बाद में डिसीजन लिया गया है और डिसीजन ठीक रहा, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। और डिसीजन वाकई में ठीक ही रहा, इकोनॉमी के लिए भी, ब्लैक मनी के लिए भी, सबके लिए। तो ये जो फैसला था ये आपके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुनाया गया। तो साथियों ये थी चर्चा डीमोनेटाइजेशन के बारे में, कि अब मैंने आपको ये बताया कि जो आपके डीमोनेटाइजेशन है वो पहली बार 1946 में हुआ, फिर उसके बाद कब हुआ, उसके बाद 2016 के अंदर हुआ, क्या होता है आरबीआई एक्ट जो है आपके 1934, उसके अंदर ये पावर दी गई है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। किस लिए करती है? काला धन को रोकने के लिए, काला धन को हटाने के लिए, अर्थव्यवस्था के साथ में आपकी जो कर संरचना है उसको सुधार करने के लिए। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे कारण हैं, आपकी अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाए, करप्शन को रोकने के लिए। इसके अलावा हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए, टेररिस्ट ग्रुप जो है एक्टिविटीज़ करते हैं उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो है इस प्रकार की चीज़ें लागू की जाती है। तो साथियों ये था आज का सेशन जो आपको बता रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था आरबीआई और केंद्र सरकार के द्वारा, क्या वो सही था? तो बिल्कुल जी हाँ, डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण जो था, ये नोटबंदी जो थी बिल्कुल सही ली गई थी। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। साथियों आज के लिए इतना ही। चाय की चुस्कियां लेते रहिए और इनका नोट्स बनाकर एक छोटा सा चीज तैयार कीजिए जो आने वाले 5-6 महीने बाद में आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आज के लिए इतना ही। चाय पीते रहिए, सर्दी का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए और पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाइए। अपने साथियों को भी ये क्लास शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि आपको किस तरह की जो है ये लग रही है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट है
तो वो किस तरीके से और इसे बेस्ट बनाया जा सकता है, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो साथियों, अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।